हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। इससे पहले हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो हम एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो भी हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। सिलेबस आपसे पहले डिस्कस कर लिया गया है, तो अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे जो हमारे टॉपिक्स हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी नोटिफिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी हमारी वीडियोज़ आती हैं उसके और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसके वहाँ पर लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीयू सर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आज हमारा टॉपिक क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इसमें क्या है, बीच वाले गोले पर ही हमें निशाना लगाना है, यानी कि हमें कैंपस में एडमिशन लेना है। इसलिए हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हम क्या करेंगे, कैंपस में एडमिशन भी लेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है एम्स ऑफ एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य यानी मेजर एम्स ऑफ एजुकेशन। समाज के मूल लक्ष्य ही शिक्षा के लक्ष्य माने जाते हैं। जो समाज के मूल लक्ष्य हैं यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सभी क्या है, समाज के मूल लक्ष्य हैं जिनको ही शिक्षा के लक्ष्य भी मान लिया गया है। भिन्न भिन्न समाजों के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं तथा देश काल एवं वातावरण के अनुसार यह बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक वातावरण का, हर एक देश का, हर एक राज्य का अपना अलग ही लक्ष्य होता है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र एवं समाज के उत्तरोत्तर विकास हेतु शिक्षा के निम्नलिखित लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है। किसी भी राष्ट्र का जो हम क्या करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, तो हमें इन सारे लक्ष्यों पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पहला हम देखते हैं शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। सेकेंड है हमारा मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट। हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि अगर हमें इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो हमारा जो विकास है, हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। हमें लोगों से बात कैसे करनी है, उनके साथ व्यवहार कैसे करना है, वो हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट में। फिर आता है सांस्कृतिक विकास यानी कल्चरल डेवलपमेंट। जो हमारा कल्चर है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, उसे अपना कल्चर ही फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। व्यवसायिक विकास यानी वोकेशनल एजुकेशन। आजकल वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप सभी को पता होगा कि वोकेशनल एजुकेशन क्या है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। आध्यात्मिक चेतना के विकास, स्पिरिचुअल कॉन्साइजनेस डेवलपमेंट। राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति यानी नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द नेशन। हमें जो हमारा राष्ट्र है उसकी आवश्यकताओं, उसकी आकांक्षाओं के हिसाब से ही हमें काम करना है। तो ये हमारे क्या है, मेजर एम ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो हमारे मेन एम है वो हमने अभी देख लिए। अब हम क्या देखने वाले हैं, लोकतंत्रीय भारत में शिक्षा के लक्ष्य यानी जो हमारा डेमोक्रेटिक इंडिया है उसमें हमारे कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति के लोग निवास करते हैं, परंतु इन सभी में राष्ट्र के प्रति एकता की भावना पाई जाती है। देखिए, आप धर्म से अलग हो सकते हैं, जाति से अलग हो सकते हैं, संस्कृति से अलग हो सकते हैं, मगर हमारा जो राष्ट्र है वो एक ही है। तो हमें राष्ट्र के प्रति एकता की भावना रखनी चाहिए। कभी कभी इनमें संघर्ष एवं द्वेष की भावना भी जन्म ले लेती है। अतः इन समस्याओं के निवारण हेतु लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अगर जो भी हमारे टकराव होते हैं किसको लेकर के, जाति, धर्म और संस्कृति को लेकर के, उनके निवारण के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास और व्यावसायिक विकास। ये सभी वो विकास हैं जो अगर कोई संघर्ष होता है, कोई द्वेष होता है, उसमें निवारण के लिए काम
करते हैं। India is a democratic country. People of different caste, religion and cultures live here, but there is a feeling of unity towards the nation in all of them. सभी के अंदर अपने नेशन के प्रति क्या है, यूनिटी है, ठीक है। Sometimes feelings of conflict and hatred also arise in them. कभी कभी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, संघर्ष होते हैं, द्वेष की भावना पैदा होती है। Therefore, to solve these problems, the objective of democratic education are as follows. जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, अगर हमारा मानसिक विकास अच्छे से हुआ है, हमने सब कुछ देखा है, तो हम संघर्ष यानी कि हम कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। पर्सनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबसे अच्छे से बात करनी है। डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल टॉलरेंस, हमें अपने कल्चर का विकास करना है बिना किसी से लड़ाई झगड़ा किए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास भी हमें अपना करना है अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्र एवं लोकतंत्रीय नागरिकता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक सिटीजन्स। फिर है जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, देश को आधुनिकरण, राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय अवबोध की प्राप्ति। पॉपुलेशन एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कंट्री, नेशनल यूनिटी एंड अटेनमेंट ऑफ इंटरनेशनल अवेयरनेस। हमें इंटरनेशनल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, हमारे अंदर अपने इन्वायरमेंट की एजुकेशन भी होनी चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, पॉपुलेशन में कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन क्या है, और हमें अपनी कंट्री को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, हमें अपने चरित्र का भी विकास करना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के दो प्रमुख आधार स्तंभ हैं। There are two main pillars for determining the aims of education. अब दो कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन को डिटरमाइन करती है। शिक्षा के व्यक्तित्व लक्ष्य यानी इंडिविजुअल्स एम ऑफ एजुकेशन, एंड शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य यानी सोशल एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। दो लक्ष्य हैं, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के व्यक्तित्व लक्ष्य। व्यक्तित्व उद्देश्य से तात्पर्य है कि शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए। यह उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। सर्वांगीण का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसके अनुसार शिक्षा का ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं, क्षमताओं का स्वतंत्र रूप से विकास कर सके और अपने जीवन को अधिकतम और उन्नत बना सके। शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य व्यक्तियों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं पर बल देता है। देखिए, हमारे समाज में हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसके बात करने का तरीका, उसका मेंटल हेल्थ, उसकी सोशल हेल्थ, सब कुछ अलग है, एक दूसरे से अलग है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपना क्या करे, डेवलपमेंट करे। ये हमारा क्या है, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। और वो इंडिविजुअल ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए उसका कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यानी उसका शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो, उसका कल्चरल डेवलपमेंट भी हो, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। Personal objective means that education should develop personal power, abilities and capabilities. This objective mainly seek the all-round development of the individual. यानी कि पूरा डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास होना चाहिए उस इंडिविजुअल का। According to which education should provide such an environment in which the individual can freely develop his abilities and capabilities. अब क्या कहता है, जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करता है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि वो अच्छे से खुले तरीके से अपना क्या कर सके, विकास कर सके, अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखा सके, ठीक है। द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एम्फेसाइज द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग अलग होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, मतलब कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। अब जो हमारा दूसरा लक्ष्य है वो क्या है, सोशल एम ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य। समाज या राज्य का स्थान व्यक्ति से बहुत ऊंचा है,
ठीक है। समाज के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। अगर समाज का हित होगा, अच्छा होगा, तो व्यक्ति का भी अच्छा ही होगा। समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, अपना विकास कर सकता है और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। यानी कि अगर समाज ना हो तो आप अपना विकास नहीं कर सकते, आप अपनी उन्नति नहीं कर सकते। यानी कि समाज का होना भी बहुत ज़रूरी है। जो बात व्यक्ति के बारे में सत्य है वही समाज के बारे में सत्य है। समाज का निर्माण व्यक्ति करते हैं, अतः व्यक्तियों के अभाव में समाज अर्थहीन है। अब देखिए, बिना समाज के हम उन्नत नहीं कर सकते, हम विकास नहीं कर सकते और बिना व्यक्ति के समाज का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है। The position of society or state is much higher than that of individual. The interest of the individual lies in the interest of the society. He has no existence apart from society. Only by living in the society can he fulfill his need, develop himself and move forward on the path of progress. मतलब कि अगर हमारे पास समाज नहीं होगा तो हम अपनी नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, अपना डेवलप नहीं कर पाएंगे, अब मूव फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द इंडिविजुअल इज़ ऑल्सो ट्रू अबाउट द सोसाइटी। यानी कि जितना समाज के लिए एक इंडिविजुअल ज़रूरी है उतना ही इंडिविजुअल के लिए समाज भी ज़रूरी है। Therefore, society is meaningless in the absence of individuals. अगर इंडिविजुअल नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे, तो जो सोसाइटी है वो मीनिंगलेस है, वो किसी अर्थ की नहीं है। समाज अपनी एकता और उन्नति के लिए व्यक्तियों पर ही निर्भर है, उनके सहयोग के बिना उसकी प्रगति असंभव है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज का अटूट संबंध है, लेकिन शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अनुसार इस संबंध में समाज का स्थान व्यक्ति के स्थान से ऊंचा है। ठीक है, ये लाइन आप याद रखिएगा कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अनुसार इस संबंध में समाज का स्थान व्यक्ति के स्थान से ऊंचा है। व्यक्ति को अपने हित का ध्यान न रखकर समाज के हित का ध्यान रखना चाहिए। उसे आवश्यकता पड़ने पर समाज के लिए हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। Society depends on individuals for its unity and progress. Without their cooperation, its progress is impossible. In this way, there is unbreakable relationship between the individual and the society. But according to the social objective of education, the position of the society in this relationship is higher than the position of the individual. A person should not take care of his own interest, but should take care of the interest of the society. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपकी बार नोट्स बनाए हैं कि आप लोगों को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बाइलिंगुअल नोट्स हैं हमारे, इंग्लिश और हिंदी। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब हमने पिछली बार तैयारी कराई थी तो हमने सिर्फ हिंदी के नोट्स ही प्रोवाइड किए थे। इसलिए अब की बार हम दोनों ही लैंग्वेज में यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही लेकर साथ में चल रहे हैं। डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट एम है एजुकेशन के। द वोकेशनल एम, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वोकेशनल एम होता है हमारा। अब इसका मीनिंग भी आप जान लीजिए कि वोकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। व्यवसायिक उद्देश्य, व्यवसायिक उद्देश्य को उपयोगितावादी उद्देश्य या रोटी और मक्खन का उद्देश्य के रूप में भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट लाइन है ये हमारे लिए। ठीक है, तो व्यवसायिक उद्देश्य को उपयोगितावादी उद्देश्य या रोटी और मक्खन का उद्देश्य के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षा के उपरोक्त बताए गए आदर्श तब तक बेकार हैं जब तक कि ये उद्देश्य हमें अपने जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं यानी भोजन, आश्रय और कपड़े को प्राप्त करने में सक्षम नहीं बनाते। हमने शिक्षा ग्रहण कर ली और बहुत अच्छे से हमने शिक्षा को ग्रहण किया, मगर अगर हमारी शिक्षा हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर रही है तो वो शिक्षा हमारे लिए बेकार है। यानी कि अगर वो जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो हमारा है भोजन, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा को बच्चे को अपनी आजीविका कमाने में मदद करनी चाहिए। इसलिए शिक्षा को बच्चों को भविष्य के किसी पेशे या छुट्टी या व्यापार के लिए तैयार करना चाहिए। आपने देखा होगा अब एक सब्जेक्ट भी आने लगा है, हमारे करिकुलम में ऐड किया गया है व्यावसायिक उद्देश्य, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन को भी ऐड किया गया है।
व्यावसायिक उद्देश्य शिक्षा का एक संकीर्ण उद्देश्य है, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्य अपने आप में एक पूर्ण लक्ष्य नहीं है। ज्ञान या सूचना का लक्ष्य, ज्ञान या सूचना को शिक्षा का लक्ष्य रखने वाले शिक्षाविद शक्तिशाली तर्कों के साथ अपने रुख को सही ठहराते हैं। उनका तर्क है कि ज्ञान सभी सही कार्यों के लिए अपरिहार्य है और यह सभी शक्ति का स्रोत है। यह ज्ञान ही है जो एक यथार्थवादी और दूरदर्शी व्यक्ति को किसी भी पेशे में सफल बनाता है। यानी ज्ञान के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ज्ञान से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा से हमें क्या मिलेगा? भोजन, आश्रय और कपड़े भी हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। The vocational aim is also known as the utilitarian aim of the bread and butter aim. The above stated ideals of education are useless unless these aims enable to us to procure the primary need of our life, food and shelter and clothing. Education must help the child to earn his livelihood. Education क्या करता है? मदद करता है बच्चों को उनकी अर्न करने में, लिवलीहुड यानी कि अपना भरण पोषण करने में, अपना घर चलाने में एजुकेशन उनकी मदद करती है। एजुकेशन देयरफॉर मस्ट प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर सम फ्यूचर प्रोफेशन और वोकेशन और ट्रेड। एजुकेशन मदद करती है कि आप फ्यूचर में प्रोफेशन करना चाहते हैं, कोई ट्रेड करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं। द वोकेशनल एम इज़ अ नैरो एम ऑफ एजुकेशन। इम्पॉर्टेंट है कि जो वोकेशनल एम है वो कैसा एम है एजुकेशन का, यानी नैरो एम है, ठीक है। देयरफॉर द वोकेशनल एम इज़ नॉट अ कंप्लीट एम बाई इटसेल्फ। द नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एम एजुकेशन हु होल्ड द नॉलेज और इंफॉर्मेशन एम ऑफ एजुकेशन जस्टिफाई देयर स्टैंड विथ पावरफुल आर्ग्यूमेंट। दे आर्ग्यू दैट नॉलेज इज indispensable for all right action and it is the source of all power. It is knowledge which makes a realistic, a visionary successful in any profession. ठीक, वोकेशनल एम का सीधा सीधा मतलब अगर हम देखें तो सिर्फ इतना है कि हम अपनी लिवलीहुड को कमा सकें, हमारी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं यानी कि भोजन, आश्रय और कपड़े उनको प्राप्त कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट एम है हमारा द कल्चर एम यानी सांस्कृतिक उद्देश्य। शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य को ज्ञान लक्ष्य के संकीर्ण दृष्टिकोण के पूरक के रूप में समझा गया है। शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य निसंदेह एक अच्छा उद्देश्य है क्योंकि यह सुसंस्कृत व्यक्तियों का निर्माण करता है, लेकिन यह अस्पष्ट है और इसके बहुत सारे अर्थ हैं। यह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं बन सकता। मतलब कि जो हमारा कल्चर एम है वो जो शिक्षा का प्रमुख एम नहीं है। चरित्र निर्माण उद्देश्य या नैतिक उद्देश्य चरित्र जीवन का सार है और इस प्रकार यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब हमारे लिए जो लाइन आ रही है वो इम्पोर्टेंट है। विवेकानंद और गांधी दोनों ने शिक्षा में चरित्र निर्माण पर जोर दिया है। इम्पॉर्टेंट है। चरित्र निर्माण या नैतिक शिक्षा का संबंध मनुष्य के संपूर्ण आचरण से है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1951 और 52 ने सही टिप्पणी की है। चरित्र शिक्षा की काल्पनिक किसी सामाजिक शून्य में नहीं बल्कि समकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में की जानी चाहिए। इम्पॉर्टेंट लाइन है ये पूरी। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केवल चरित्र निर्माण ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता, यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो कई सारे होंगे, केवल एक ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जाएगा। The cultural aim of education has been suggested to supplement the narrow view of knowledge aim. The cultural aim of education is no doubt a nice aim as it produces men of culture. But it is ambiguous and has too many meanings. It cannot serve as a major aim of education, the character formation aim or the moral aim, character scheme of life and such as it should be the aim of education. विवेकानंद एंड गांधी बोथ एम्फेसाइज कैरेक्टर बिल्डिंग इन एजुकेशन। विवेकानंद जी ने और गांधी जी ने एम्फेसाइज किया कैरेक्टर बिल्डिंग इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के चरित्र निर्माण पर जोर दिया है। किसने? विवेकानंद जी ने और गांधी जी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Character formation or moral education is concerned with the whole conduct of man. The Secondary Education Commission 1951 to 52 has rightly remarked,
Character education has to be visualized not in a social vacuum but in the reference to contemporary socio-economic and political situation. Therefore, we can conclude that only character building cannot be the aim of education. सिर्फ और सिर्फ character building हमारी education का aim नहीं हो सकता. नेक्स्ट है हमारा द स्पिरिचुअल एम यानी आध्यात्मिक उद्देश्य. आदर्शवादी विचारकों का मत है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए. महात्मा गांधी जी ने शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों को बहुत महत्व दिया है. यानी महात्मा गांधी ने बोला है कि जो आध्यात्मिक मूल्य हैं वो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं किसी एक स्टूडेंट के लिए, किसी एक बच्चे के लिए. ठीक है. समायोजन उद्देश्य. समायोजन मानव जीवन का प्राथमिक नियम है. पर्यावरण के साथ समायोजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता. जीवन समायोजन का संघर्ष है. हॉर्नी के शब्दों में शिक्षा मनुष्य का अपनी प्रकृति, अपने साथियों और ब्रह्मांड की अंतिम प्रकृति के साथ समायोजन होना चाहिए. किसी व्यक्ति के अवकाश का उद्देश्य खाली और खाली समय को आमतौर पर अवकाश के रूप में जाना जाता है. यह एक ऐसा समय है जब हम इसका रचनात्मक तरीके से उपयोग कर सकते हैं. फुर्सत के दौरान हम अपने लिए कोई गतिविधि कर सकते हैं, न कि जीविकोपार्जन के लिए जो नीरस और नीरस है. फुर्सत के समय हम अपनी खोई हुई ऊर्जा और उत्साह भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं. अवकाश हमारे जीवन को गतिशील और आकर्षक बना सकता है. स्पिरिचुअल एम. द आइडियलिस्ट थिंकर हैव ओपन्ड that the spiritual development of an individual should be the supreme aim of education. Mahatma Gandhi has attached great importance to spiritual value in education. The adjustment is the primary rule of human life. यानी हमें अपने जीवन में एडजस्टमेंट करना आना चाहिए. विदाउट एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट नन कैन सर्वाइव. अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो आप अपने इन्वायरमेंट में, वातावरण में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. लाइफ इज़ ए स्ट्रगल फॉर एडजस्टमेंट. लाइफ एक स्ट्रगल है जिसमें कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है. In the word of Harney, education should be man adjustment to his nature, to his fellow, and to his ultimate nature of the cosmos. The leisure aim, free and occupied time of an individual is generally known as leisure. It is a time when we can use it in a creative way. During leisure, we can pursue an activity for own sake and not for earning a living, which is dull and monotonous. ठीक है. During leisure, we can also regain our lost energy and enthusiasm. Leisure can make our life dynamic and charming. हमें जो खाली समय मिलता है हम उसमें क्या करते हैं, हमारी जो एनर्जी जो वेस्ट हो गई है या फिर जो हमने किसी काम में लगा दी है वो हम दोबारा से अपनी ला सकते हैं. जो हमारा इंथुजियाज्म है किसी काम को करने का वो हम दोबारा से उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा द हारमोनियस डेवलपमेंट एम यानी सामंजस्यपूर्ण विकास का उद्देश्य. शिक्षाविदों का मानना है कि एक बच्चे को विरासत में मिली सभी शक्तियों और क्षमताओं का विकास सामंजस्यपूर्ण और एक साथ होना चाहिए. गांधी सामंजस्यपूर्ण विकास के प्रबल समर्थक हैं. सामाजिक उद्देश्य. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक संदर्भ के बिना जीवित और विकसित नहीं हो सकता. मनुष्य के लिए व्यक्तिगत जीवन असहनीय हो गया है और इसलिए उसने समाज का निर्माण किया है. व्यक्तिगत सुरक्षा और कल्याण समाज पर निर्भर करता है. व्यक्तिगत सुधार सामाजिक प्रगति से निर्धारित होता है. शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल बनाना चाहिए. सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने में सक्षम होता है. यानी इसमें ये बोला गया कि अगर समाज का विकास अच्छे से होगा तो व्यक्ति का विकास भी अच्छे से होगा. अगर समाज जो है वो कुशल होगा तो व्यक्ति भी कुशल बनेगा, उसकी जो आजीविका है उसमें भी वृद्धि होगी. ठीक है. Educationists are of the opinion that all the power and capacities inherited by a child. जो बच्चा है उसके अंदर उसकी पावर और कैपेबिलिटी सब होती हैं. Should be developed harmoniously and simultaneously. Gandhi is a strong advocate of the harmonious development, the social aim from the above discussion. It is clearly evident that no individual can live and grow without social context.
कोई भी इंडिविजुअल बिना सोशल कॉन्टेक्स्ट के अपना ग्रोथ नहीं कर सकता, लिव नहीं कर सकता, जीवन नहीं जी सकता। इंडिविजुअल लाइफ बिकम अनबियरेबल टू मैन एंड दैट इज़ वाई ही फॉर्म्ड सोसाइटी। कोई भी इंडिविजुअल अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए सोसाइटी को फॉर्म किया गया। इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर डिपेंड ऑन द सोसाइटी। इंडिविजुअल की जो सिक्योरिटी है, जो वेलफेयर है, वो सब डिपेंड करती है किस पे? सोसाइटी पे। इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट इज कंडीशनड बाय सोशल प्रोग्रेस। एजुकेशन शुड मेक ईच इंडिविजुअल सोशली इफिशियंट। अ सोशली इफिशियंट इंडिविजुअल इज एबल टू अर्न हिज लिवलीहुड। जो भी व्यक्ति सोशली इफिशियंट है, मतलब कि समाज में अपना एक अच्छा व्यक्तित्व रखता है, वो क्या करेगा? एक अच्छा लिवलीहुड भी अर्न करेगा। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे जो हमारा एम ऑफ एजुकेशन रहा है उसको हम देखेंगे। जैसे एशियड इंडिया में देखेंगे, फिर क्या है मेडिवल इंडिया में कैसा था हमारा एम ऑफ एजुकेशन, ये देखेंगे। इसके आगे हम सभी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है एम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशनल एम इन इंडिया शुड बी जस्ट इन रिलेशन टू द लिव ऑफ द इंडियन पीपल। भारत में शैक्षिक उद्देश्यों को भारतीय लोगों के जीवन के संबंध में आंका जाना चाहिए। इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये तो आप सभी को पता है कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है वो सबसे अच्छी है और प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। एम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा एम ऑफ एजुकेशन एंशियंट इंडिया में रहा है वो कैसा कैसा था। The aim of education in ancient India was the ultimate outcome of the Indian theory of knowledge and the corresponding scheme of life and values. प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान के भारतीय सिद्धांत और जीवन और मूल्यों की तदनुरूपी योजना का अंतिम परिणाम था। People in ancient India were greatly impressed and affected by the fact of death as the central fact of life. प्राचीन भारत में लोग जीवन के केंद्रीय तथ्य के रूप में मृत्यु के तथ्य से बहुत प्रभावित थे। पहले के लोग क्या बोलते थे कि अगर हम ज्ञान लेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। उनका जीवन सिर्फ इसी में चला जाता था कि वो शिक्षा को इसलिए ग्रहण करते थे, अच्छे काम इसलिए करते थे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। नेक्स्ट है हमारा देयर वन एम ऑफ लाइफ वॉज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेथ बाय अचीविंग नॉलेज ऑफ द होल ट्रूथ ऑफ विच लाइफ एंड डेथ आर आर्ट एंड फेजेस। उनके जीवन का एक उद्देश्य संपूर्ण सत्य का ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु की समस्या को हल करना था, जिसमें जीवन और मृत्यु कला और चरण है। द एम वॉज नॉट सिंपली abstract एंड theoretical. देयर वर प्रैक्टिकल एंड कंक्रीट एम टू। उनका जो एम था वो सिंपल नहीं था, वो अब्स्ट्रैक्ट भी नहीं था, वो कैसा था? प्रैक्टिकल था और कॉन्क्रीट था। द फर्स्ट वर्स था एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। दिस वॉज एविडेंट इन द वैदिक पीरियड। उद्देश्य केवल अमूर्त और सैद्धांतिक नहीं था, व्यवहारिक था एवं ठोस उद्देश्य भी थे। पहला था ज्ञान का अर्जन, दूसरा क्या था? वैदिक काल में यह स्पष्ट था कि हमें ज्ञान का अर्जन करना है, वो भी कैसे? प्रैक्टिकल फॉर्म में। Inculcation of social and civic duties in the mind of the student was also regarded as an important aim of education in those days. उन दिनों छात्रों के मन में सामाजिक एवं नागरिक कर्तव्यों का समावेश करना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता था। यानी कि जो छात्र हैं उनके मन में ये बनाया जाता था कि जो समाज है, जो नागरिक हैं, उन जो समाज के प्रति हमारे कर्तव्य हैं उनका हमें वहन करना है, जो नागरिक हैं उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य वो हमें पूरा करना है। एजुकेशन फॉर ऑक्यूपेशन वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट एम। व्यवसाय के लिए शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य था। यानी कि जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है वो तब से भी चली आ रही है, ठीक है। Character training and moral education was regarded as very important aim of ancient Indian education. चरित्र प्रशिक्षण और नैतिक शिक्षा को प्राचीन भारतीय शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता था। चरित्र प्रशिक्षण और नैतिक शिक्षा यानी कि हमें सभी के जो नैतिक व्यवहार हैं, जो समाज है, जो लोग हैं,
जो नागरिक हैं उनके प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, सब कुछ हमें क्या करता था, शिक्षा में सिखाया जाता था। अब हमने जो एंशियंट इंडिया है, जो एम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या देखने वाले हैं, एम ऑफ एजुकेशन इन मेडिवल इंडिया। ड्यूरिंग मेडिवल एज रिलीजन वॉज द मेन गाइडिंग फोर्स इन द लाइफ एंड सोसाइटी। मेडिवल सिविलाइजेशन सेंटर्ड अराउंड रिलीजियन। मध्यकाल में धर्म जीवन और समाज में मुख्य मार्गदर्शक शक्ति था। मध्यकालीन सभ्यता धर्म पर केंद्रित थे। जो हमारी एंशियंट इंडिया थी उसमें ऐसा बोला गया कि जो समाज है, जो नागरिक है, उनके प्रति हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, हमें उस अकॉर्डिंग अपनी शिक्षा दी जाती थी। मगर जो हमारा मेडिवल इंडिया है वहाँ पे बोला गया कि धर्म पर केंद्रित थी हमारी जो मध्यकालीन की शिक्षा थी, एम ऑफ एजुकेशन था, वो हमारे धर्म पर केंद्रित था। The Muslim rulers of India generally took a keen interest in education, and many of them founded schools, colleges and libraries in various places in their kingdoms. भारत के मुस्लिम शासकों ने आमतौर पर शिक्षा की गहरी रुचि ली। जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने क्या किया, शिक्षा में बहुत ज़्यादा रुचि ली उन्होंने। उनमें से कई ने अपने राज्यों में विभिन्न स्थानों पर स्कूल खोले, कॉलेज खोले और पुस्तकालयों की स्थापना की। The mosque was a center of instruction and a literary activity. मस्जिद शिक्षा और साहित्य गतिविधि का केंद्र था। जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके लिए जो मस्जिद होता है वही उनके लिए सब कुछ होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मस्जिद में ही शिक्षा देने का कार्य भी शुरू कर दिया। Muslim education included those eternal teaching and values of the Quran and Hidayat which would promote moral and spiritual knowledge. मुस्लिम शिक्षा में कुरान और हिदायत की वे शाश्वत शिक्षाएं और मूल्य शामिल थे जो नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देते थे। उनके लिए जो कुरान थी, जो हिदायत थे, वही उनके लिए पूरी जो शिक्षा है उसका मूल्य मंत्र थे, उसी से वो लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, ठीक है। इस्लामिक एजुकेशन एम्ड एट बोथ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। इस्लामिक एजुकेशन में बोला गया उनका एम था कि फिजिकल डेवलपमेंट भी हो स्टूडेंट का और मेंटल डेवलपमेंट भी हो। दस इट एम्ड एट टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी उनका मेन एम ये था कि जो इंडिविजुअल है उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट भी हो, यानी सर्वांगीण विकास भी हो। इस्लामी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास करना है। इस प्रकार इसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना था। ये हमारे जो है वो मेडिवल इंडिया की चीज़ें हैं। अब हमने एम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया पढ़ा, उसके बाद हमने एम ऑफ एजुकेशन इन मेडिवल इंडिया पढ़ा। अब हम देखेंगे एम ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। द ब्रिटिश अप्रूव्ड द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया विद डेफिनेट इंटेंशंस। अंग्रेजों ने निश्चित इरादों के साथ भारत में शिक्षा की स्वदेशी प्रणाली को उखाड़ फेंका। यानी जो अंग्रेज हमारे देश में आए उन्होंने क्या किया, जो हमारी स्वदेशी प्रणाली थी, जिस तरीके से हमें शिक्षा दी जाती थी, उन सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया, उखाड़ दिया, ठीक है। The educational system established by the British was colonial in character. It was designed to prepare Indians only for taking certain subordinates positions in government officers. अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली का चरित्र औपनिवेशिक था। इसे केवल सरकारी कार्यालयों में कुछ अधीनस्थ पदों को लेने के लिए भारतीयों को तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। It was not intended to develop among the pupil capacities to take leadership and initiative in different walks of life. इसका उद्देश्य लोगों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व और पहल करने की क्षमता विकसित करना नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बेटर बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन द एजुकेशनल पॉलिसी और लॉर्ड बेंटिक 1835। We want a class of person Indians in blood and color but English in taste, in opinion, in moral and intellect. इनकी ये जो बात थी वो बहुत ज़्यादा क्या हुई, चर्चा में आई। मुख्य शैक्षिक उद्देश्यों को शैक्षिक नीति या लॉर्ड बेंटिक 1835 की निम्नलिखित घोषणा से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।
जो हमारे लॉर्ड बेंटिक हैं उनकी जो बेहतर जो घोषणा थी उससे बहुत हम बेहतर समझ सकते हैं। हम व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग चाहते हैं, उन्होंने बोला कि हम व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग चाहते हैं जो रक्त और रंग में भारतीय हो, यानी कि ब्लड में और कलर में वो कैसे हो, इंडियन हो, लेकिन रुचि में, इंटरेस्ट में और क्या ओपिनियन में, मॉरल में, इंटेलेक्ट में कैसे हो, अंग्रेजी हो। ठीक है, ये उनकी बात है, ये आप याद रखिएगा, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, द वुड डिस्पैच डिक्लेयर्ड ऑलमोस्ट द सेम पॉलिसी। द एम ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन वॉज टू इनकलकेट यूरोपियन नॉलेज इन द माइंड ऑफ द इंडियंस। वुड डिस्पैच ने भी लगभग यही नीति घोषित की। ब्रिटिश शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों के मन में यूरोपीय ज्ञान को स्थापित करना था। यानी ये चाहते क्या थे कि जो भारतीय हैं वो अपनी स्वदेशी जो उनकी शिक्षा है, जो उनके कार्य हैं, उसको छोड़ करके जो हम बोलें, जो हम कहें वो काम करें, वैसी वो शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एम ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। लास्ट में हम देखेंगे एम ऑफ एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट India. After independence, the Indian leaders realized the inherent defect in the system of education introduced by the British. स्वतंत्रता के बाद भारतीय नेताओं को अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई शिक्षा प्रणाली में अंतर्निहित दोषों का एहसास हुआ कि जो ब्रिटिश लोगों ने जो शिक्षा बनाई है, जो शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया है, उसमें कुछ ना कुछ दोष हैं। Universalization of education was the need of the hour. Education must be linked with national development in all direction. शिक्षा का सार्वभौमिकरण समय की मांग थी, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय शिक्षा को बहुत बेहतर बनाने की आवश्यकता थी। यानी कि जो शिक्षा था उसका यूनिवर्सलाइजेशन करना था, उसका पूरे देश में क्या करना था, फैलाना था। और यही उस समय क्या थी, समय की भी मांग थी कि अगर हम शिक्षा को नहीं फैलाएंगे तो लोग में क्या होगा, जागरूकता नहीं आएगी। शिक्षा को सभी दिशाओं में राष्ट्रीय विकास से जोड़ा जाना चाहिए कि अगर बोला गया कि अगर हम शिक्षा का विकास करेंगे, यानी कि अगर हम शिक्षा को बेहतर बनाएंगे तो हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा। तो जैसा कि ब्रिटिश लोगों ने आकर के हमारे ऊपर राज्य किया था अपना, तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर हम अच्छे से पढ़े लिखे होंगे, हमारा राष्ट्र क्या होगा, विकसित होगा, विकासशील होगा, तो हम पर कोई भी अपना राज्य नहीं कर पाएगा। With these national goals in view, the government in independent India set up different committees and commissions for educational reform in the desired lines. These committees and commissions have formulated educational aim and objectives. अब जो भी हमारी गवर्नमेंट थी इंडिपेंडेंट इंडिया में, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कमेटीज़ को फॉर्म किया, कमीशंस को बनाया और उनको बताया कि हमें कैसे कैसे शिक्षा में सुधार करना है। ठीक है, उन्होंने कुछ उसके एजुकेशनल एम बताए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए कि ये हमारी शिक्षा के एम होने चाहिए और इस तरीके से आपको शिक्षा का विकास करना है। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत में सरकार ने वांछित दिशा में शैक्षिक सुधारों के लिए विभिन्न समितियों और आयोगों की स्थापना की। इन समितियों और आयोगों ने शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य तैयार किए। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एम्स को तैयार किया, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को तैयार किया और बोला गया कि इस हिसाब से हमें आगे काम करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एम ऑफ एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियो को रेगुलर फॉलो करेंगे तो आई होप अगर आप यूनिवर्सिटी में, कैंपस में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम साथ में ही क्वेश्चन आंसर भी लाएं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम सिर्फ थ्योरी की क्लासेस लगाएं या फिर क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ में कराते जाएं। तो आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग कैसे क्लासेस चाहते हैं, कैसे पढ़ना पसंद करते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए या सिर्फ अकेले थ्योरी क्लासेस चाहिए, तो जो भी आप चाहते हैं वो आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।